आज हम क्लास 10th का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं और इसके अंदर हम आज पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। इससे क्या आशय है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रयोगों में देखा गया कि जब हमें उच्च प्रतिरोध चाहिए होता है तो हम इन प्रतिरोधों को एक विशेष प्रकार के क्रम में जोड़ते हैं, और अगर हमें अल्प प्रतिरोध चाहिए होता है अर्थात कम प्रतिरोध की आवश्यकता होती है परिपथ में, तो हमें उनका किस प्रकार का संयोजन करना होता है के बारे में यहाँ पे हमें सीखना है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है भैया? दो प्रकार से। एक प्रकार के संयोजन को बोला जाता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक प्रकार के संयोजन को बोला जाता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्लियर है? तो देखिए जब हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हमें प्रतिरोध का अधिक मान प्राप्त होता है। प्रतिरोध का कैसा मान प्राप्त होता है? अधिक मान। और अगर हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हमें जो प्रतिरोध प्राप्त होता है वो कम प्राप्त होता है, अर्थात प्रतिरोध का हमें कम मान प्राप्त होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि हमें किसी भी परिपथ में बहुत सारे प्रतिरोधों को प्रयोग में लेना है और हमें प्रतिरोध अधिक की आवश्यकता है या अधिक निकालना है तो हम उसका श्रेणी क्रम संयोजन करेंगे, और अगर हमें प्रतिरोध का मान कम प्राप्त करना है तो हम उसका समांतर क्रम संयोजन के अंतर्गत संयोजन करके और उसके तुल्य प्रतिरोध को निकालने का प्रयास करेंगे। खैर, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन की कि क्या होता है को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो सारा ध्यान अगर बोर्ड पे रखेंगे तो हमें श्रेणी क्रम संयोजन बहुत अच्छे से एक ही बार में समझ में आ जाएगा। चलिए हम ले लेते हैं सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन ये क्या होता है वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए भाई, हमारे पास बहुत सारे प्रतिरोध हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक प्रतिरोध है R1। एक प्रतिरोध क्या है? R1। और मैंने आपको बताया था कि प्रतिरोध को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। हमारे पास दूसरा प्रतिरोध भी हो सकता है जिसको हम कह देंगे कि ये प्रतिरोध जो है वो है R2। हम कह सकते हैं कि हमारे पास और एक प्रतिरोध है तो हम उसको कह देंगे कि ये हमारा प्रतिरोध है R3। ठीक है, तो बेसिकली हम समझ पा रहे हैं कि हमारे पास 3 प्रतिरोध है। वैसे और भी हो सकते हैं, 4 प्रतिरोध भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, और भी इससे अधिक हो सकते हैं। अगर हम श्रेणी क्रम संयोजन कर रहे हैं तो हम प्रतिरोधों को एक श्रेणी में जोड़ेंगे, अर्थात एक प्रतिरोध के बाद दूसरा प्रतिरोध, दूसरे प्रतिरोध के बाद तीसरा प्रतिरोध। तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन। अर्थात इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के संयोजन में एक प्रतिरोध को दूसरे प्रतिरोध से तथा दूसरे प्रतिरोध को तीसरे प्रतिरोध से जोड़ा जाता है और इसमें बैटरी के माध्यम से जोड़कर और एक परिपथ तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है कि हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रथम प्रतिरोध या R1 प्रतिरोध का दूसरा सिरा R2 प्रतिरोध के पहले सिरे से, या फिर ऐसे कह सकते हैं R2 प्रतिरोध का दूसरा सिरा R3 प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़कर उस परिपथ को पूर्ण कर दिया जाता है। तो जो संयोजन प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। आप समझिए कि इस प्रकार के संयोजन में, चलो मैं डेफिनेशन से पहले डायग्राम बनाऊंगा फिर आपको बताऊंगा। जैसे मैंने कहा ये प्रतिरोध R1 है, ये पहला सिरा है, और ये कौन सा सिरा है? दूसरा। इसी प्रकार से R2 प्रतिरोध का ये पहला सिरा हो जाएगा और ये R2 प्रतिरोध का दूसरा सिरा हो जाएगा। इसी प्रकार ये पहला हो जाएगा R3 का और ये कौन सा हो जाएगा? दूसरा। तो यहाँ पे किस प्रकार से ये संयोजन होता है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कैसे कहते हैं कि प्रथम प्रतिरोध या R1 प्रतिरोध का दूसरा सिरा R2 प्रतिरोध के पहले सिरे से, R2 प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा R3 प्रतिरोध का
पहला सिरा R2 प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जोड़ा जाता है। तो R2 प्रतिरोध का दूसरा सिरा R3 प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार बने संयोजन को हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो श्रेणी क्रम संयोजन में एमीटर को जोड़ा जाता है। तो हमने यहाँ पे कौन भी जोड़ दिया है? एमीटर भी जोड़ दिया है। क्लियर है? उसके बाद कुंजी भी लगा दी है हमने, अभी ये बंद कुंजी है। उसके बाद हमने बैटरी को भी इसमें क्या कर दिया है? संयोजित कर दिया है। सॉरी, अभी यहाँ पे सेल लगा हुआ है। बैटरी होती तो एक से अधिक प्रकार के सेल होते, मतलब सेलों की संख्या एक से अधिक होती। ये आपका R1 प्रतिरोध है, ये आपका R2 प्रतिरोध है, और ये आपका कौन सा प्रतिरोध है? R3। अगर हम इनकी डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या कहेंगे? हम ऐसे कहेंगे कि इस प्रकार के संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के, इस प्रकार के संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है तो तथा यह क्रम आगे भी चलता रहता है। तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर इस डेफिनेशन को सीखने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे भी कह सकते हो, इसकी दूसरी अगर आप डेफिनेशन आप स्वयं लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो कि इस प्रकार के संयोजन में पहले प्रतिरोध को दूसरे प्रतिरोध से तथा दूसरे प्रतिरोध को तीसरे प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, तो जो संयोजन प्राप्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन आसान ये भी हो सकती है, और इस प्रकार से भी हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन को समझ सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, हमें ये पता होता है कि जो विभवांतर होता है वो प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग अलग होता है, कि यहाँ से जो V वोल्टेज यहाँ पे गया है तो इस प्रतिरोध के द्वारा कितना विभवांतर प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार R2 के लिए कितना विभवांतर मिला है, तो R2 के लिए मैं मान लेता हूं कि कितना प्राप्त हुआ है? V2। और R3 के लिए कितना प्राप्त हुआ है वो भी मैं मान लेता हूं कि वो मिला है मुझे V3। तो एक चीज यहां पे हम सीख लेते हैं कि जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के लिए, ऐसे लिख देंगे, प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, मतलब अलग अलग होता है। भिन्न भिन्न होता है मतलब क्या होता है? अलग अलग। कहने का मतलब R1 प्रतिरोध के लिए अलग आएगा, R2 के लिए अलग आएगा और R3 के लिए अलग आएगा। लेकिन अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो जो बैटरी के द्वारा जो विभवांतर दिया गया है उसके बराबर आएगा, अगर हम इस कैलकुलेशन को करेंगे तो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो आपका यहां से विद्युत धारा इस वोल्टेज के द्वारा क्या निकलेगी? विद्युत धारा I निकलेगी। तो I विद्युत धारा इस प्रतिरोध के लिए जाएगी, तो ये भी I।
यहां से निकल के जाएगा तो ये I इसके लिए जाएगी, I इसके लिए जाएगी। कहने का मतलब ये है कि श्रेणी क्रम संयोजन में I अपरिवर्तित रहता है, अर्थात I का मान समान रहता है। तो एक स्टार डाल के पॉइंट यहां ये भी लिखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान समान रहता है। विद्युत धारा का मान क्या रहता है? समान, या फिर हम कह सकते हैं अपरिवर्तित रहता है। समझ पा रहे हैं? देखो वापस से सुनते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन तब होता है जब हमें अधिक मान की आवश्यकता होती है, अर्थात अधिक प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। अधिक किसकी आवश्यकता होती है? प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, तो हमें श्रेणी क्रम संयोजन करना होता है। और हमें कम प्रतिरोध की आवश्यकता होती है तो हमें समांतर क्रम संयोजन करना होता है। ये प्रयोगों में देखा गया और उस आधार पर हम इनको समझा सकते हैं। फिर बात आती है कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, तो हमारे पास बहुत सारे क्या हो सकते हैं? प्रतिरोध हो सकते हैं। अगर उन प्रतिरोधों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए, अर्थात एक श्रेणी में जोड़ दिया जाए, तो उस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन। इस प्रकार के संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है तथा यह क्रम आगे भी चलता रहता है। तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के लिए जो विभवांतर होता है वो भिन्न भिन्न होता है। और श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है, अर्थात यहां से जिस प्रकार से विद्युत धारा गई है वो इस प्रतिरोध के लिए भी उतनी होगी, इस प्रतिरोध के लिए भी उतनी होगी और इस प्रतिरोध के लिए भी उतनी होगी। अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसके मान को कैसे ज्ञात करेंगे। भाई इस पूरे परिपथ में, इस पूरे विद्युत परिपथ आरेख में तुल्य प्रतिरोध कितना है, कि टोटल प्रतिरोध कितना है इसका, तो वो ज्ञात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि ये चीज आप नोट कर लेंगे, बाकी आगे की इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूं। देखिए आप लोग सारी चीजें कि इस आधार पर हम क्या क्या चीजें ज्ञात कर सकते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या क्या पूछा जाता है, एक बार हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले निकाला जाता है तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का मतलब है कि इस परिपथ के अंदर पूरा या कुल प्रतिरोध कितना है, तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, उसका एक फार्मूला होता है, वो आपको याद करना है कि R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये R1 R2 R3 है बेसिकली, और प्रतिरोध होते तो वहां पे R4 भी होता, डॉट 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 आगे भी जोड़ रहे होते। लेकिन ऐसा है कि हमने इस संयोजन में 3 प्रतिरोध लिए हैं, तो मैं 3 प्रतिरोध तक ही बात कर रहा हूं। अगर सवाल में 4 प्रतिरोध हो तो आप 4 तक करेंगे, 5 हो तो 5 तक कर सकते हैं। जैसे भी आपको प्रतिरोध दिए गए हैं उस आधार पर आप उसी प्रकार से सूत्र को डिराइव कर सकते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने का आपके यहाँ पे एक फॉर्मूला आया है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला ये है कि R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी प्रकार यहां पर हम निकाल सकते हैं तुल्य धारा कि भाई I का वैल्यू कितना है। तो I का वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे ओम के नियम को प्रयोग में लेंगे। ओम के नियम से, किसके नियम से भैया? ओम के नियम से। चूंकि ओम के नियम क्या कहता है कि V बराबर होता है I इंटू R, और हमें कौन चाहिए? I। तो I बराबर हो जाएगा I बराबर V बटे R। देखो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूं I बराबर V यहीं पे है, R का क्या दे देंगे? भाग। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूं I बराबर V बटे R। तो I बराबर क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे? V बटे R।
तो यहाँ पे मैं क्या निकाल सकता हूँ, I का वैल्यू निकाल सकता हूँ। लेकिन और भी मैं निकाल सकता हूँ, यहाँ पे विभवांतर निकाल सकता हूँ। प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर, तो प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर क्या निकल के आएगा, आप लोग मुझे बताएंगे। V1 निकल के आएगा, V2 V3 R1 के लिए। तो जैसे मैंने बात किया कि V1 जो है, तो V1 क्या हो जाएगा, V बराबर होता है IR, तो यहां पे हो जाएगा I इंटू R1 पहले प्रतिरोध के लिए। किसके लिए है, पहले प्रतिरोध के लिए विभवांतर हो जाएगा V1 बराबर IR1। इसी प्रकार से V2 बराबर आपके यहाँ पे हो जाएगा I इंटू R2, क्योंकि V बराबर क्या होता है IR, यहाँ पे V1 निकाल रहे हैं तो I इंटू R1 हो जाएगा। V1 बराबर I इंटू R1 और V2 बराबर हो जाएगा I इंटू R2 और V3 बराबर हो जाएगा I इंटू R3। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे V3 की वैल्यू निकल के आ जाएगी I इंटू R3। समझ पा रहे हैं आप लोग, आसान है। तो यहाँ पर इन सारी चीजों को ही ज्ञात किया जाता है। अगर यहाँ पे आपसे पूछ ले कि यहाँ पे तुल्य विभवांतर क्या होगा, तुल्य विभवांतर V बराबर आपके यहाँ पे निकल के आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, सबको जोड़ देंगे तो ये जो जितना वोल्टेज दिया है वो हमारे बराबर में आ जाएगा। तो V1 प्लस V2 प्लस V3। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। आप इसको नोट कीजिए, इससे संबंधित हम एक सवाल कर लेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो सभी विद्यार्थी पॉज करके इसको नोट कर लेंगे, मैं इसी के रूप में एक सवाल बनाने का प्रयास करता हूं। तो देखिए सभी विद्यार्थी इधर, जैसे मैंने R1, R2 और R3 की कुछ वैल्यू मान ली है। जैसे मैं मान लेता हूं कि मेरे यहाँ पे R1 जो है वो 4 ओम है। कितना ओम है, 4 ओम मान लिया। मैंने यहाँ पे V2 को मान लिया कि ये 6 ओम है। कितना है, 6 ओम है। और मैंने V3 को मान लिया कि यहाँ पे मेरे पास सॉरी ये R1 है वो 4 ओम है, R2 है 6 ओम है और R3 जो है वो 10 ओम है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं, गुड। इसमें मैंने कह दिया कि मैं यहाँ पे 40 वोल्ट की बैटरी लगाया हुआ है या फिर 40 वोल्ट का सेल लगाया हुआ है, जिससे कुछ धारा क्या हो रही है, निकल रही है। अब देखते हैं धारा कितनी होती है। धारा का मान अलग होगा, वोल्टेज और धारा में कुछ संबंध होता है, उस आधार पर हम निकालेंगे कि कितनी धारा इसमें प्रवाहित हुई है। तो देखिए ये आपको इंफॉर्मेशन दी गई है और आपसे कहा गया है कि आप लोग इसमें से निकालिए। प्रश्न है, एक तरीके से मानो कि क्या है, क्वेश्चन है, प्रश्न ऐसे लिखा हुआ आ गया आपके पास और आपसे कहा है कि आप इसमें निकालिए तुल्य प्रतिरोध। पहला प्रश्न क्या निकलवा रहा है आपसे, तुल्य प्रतिरोध। दूसरा आपसे कह रहा है कि भैया आप यहाँ पे तुल्य धारा भी ज्ञात कीजिए और आपसे कह देगा कि प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर भी ज्ञात कीजिए। विभवांतर भी आपको क्या करवा रहा है, ज्ञात करवा रहा है। ये इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है इस सवाल के अंतर्गत। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम तुल्य प्रतिरोध की बात करेंगे तो भाई सबसे पहले तो जानना है कि कौन सा संयोजन है। तो आप अगर देख पा रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि पहला प्रतिरोध दूसरे से जुड़ा है, दूसरा तीसरे से जुड़ा है और एक श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो ये जो संयोजन है वो कौन सा है, श्रेणी क्रम संयोजन है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अर्थात मैं यहाँ पे निकाल सकता हूं कि R बराबर आपके यहाँ पे निकल के आ जाएगा, R1 का मान है 4 ओम प्लस R2 का मान है 6 ओम प्लस R3 का मान है 10 ओम। अब इनको आप जोड़ दोगे तो 4 ओम और 6 ओम कितने हो जाते हैं, 10 ओम। 10 और 10 कितने हो जाते हैं, 20 ओम। तो R का वैल्यू मेरे पास कितना ओम आ गया है, 20 ओम। अगर आपसे कोई कहे कि तुल्य प्रतिरोध कितना है इसका, तो आप क्या कह देंगे कि 20 ओम इसका क्या है, तुल्य प्रतिरोध। उसके बाद अगर हम बात करें कि तुल्य धारा कितनी है, तो तुल्य धारा को हम ओम के नियम से निकालेंगे। ओम का नियम क्या है, V बराबर I गुणा R। तो I बराबर होता है V बटे R। तो यहां से मैं I का वैल्यू भी निकाल सकता हूं। I बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा I बराबर V बटे R। तो V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू वोल्टेज दिया है आपको 40।
कितना दिया है? 40 वोल्ट दिया है। कितना वोल्ट दिया है भैया? 40 वोल्ट। और R का वैल्यू इस पूरे परिपथ में प्रतिरोध कितना है? टोटल प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध ये रहा, कितना रहा आपके यहाँ पे 20 रहा। तो आप I का वैल्यू निकाल लोगे, I बराबर आ जाएगा 20 एकम 20 और 20 दूने 40। तो 2 एम्पियर जो है वो किसका मान आ जाएगा? आपके यहाँ पे धारा का मान। अर्थात अगर 40 वोल्ट की बैटरी हमने यहाँ पे लगाई हुई है और प्रतिरोध इस प्रकार से है, तो इसमें जो धारा बह रही है उस धारा का जो मान है वो 2 एम्पियर की विद्युत धारा इसमें प्रवाहित तो हो रही है। उसके बाद अगर प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर का मान निकलवाए तो V1 बराबर आपके यहाँ पे हो जाएगा I इंटू R1। तो I का वैल्यू आपको कितना दिया गया है? I का वैल्यू 2 एम्पियर है, निकाल लिया है हमने। तो I का वैल्यू कितना है? 2 गुणे R1 का वैल्यू कितना है? 4। तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। और वोल्ट है तो 8 वोल्ट इसका क्या आ जाएगा? मान आ जाएगा V1 का। तो V1 का मान कितना है? 8 वोल्ट। इसी प्रकार अगर हम आपसे जानना चाहें कि V2 का मान क्या आ जाएगा, तो V2 बराबर होता है I इंटू R2। तो I का मान है आपके यहाँ पे 2 और R2 का मान कितना है? R2 6। तो कितना हो गया भैया आपके यहाँ पे? 6 दूनी 8, सॉरी 6 दूनी 12 वोल्ट। कितना वोल्ट हो गया बच्चे? 12 वोल्ट। उसी प्रकार से अगर हम बात करें V3 की, तो V3 बराबर हो जाएगा I इंटू R3। तो I का वैल्यू तो वही 2 एम्पियर है, गुणे R3 का वैल्यू कितना है? 10। कितना है? 10। I का मान कितना है? 2 और R3 का मान कितना है? 10 ओम। तो 10 दुने 20 वोल्ट। कितना वोल्ट हो गया? 20 वोल्ट। समझ पा रहे हैं आप लोग? कैलकुलेशन है, आप कर लेंगे। उसके बाद अगर तुल्य विभवांतर भी ज्ञात करें तो तुल्य विभवांतर तो कितना है? 40 वोल्ट है। और अगर हमने ये सवाल सही किया है तो ये वैल्यू जो V की वैल्यू है वो 40 आनी चाहिए। तो आप जोड़ के देख लो ना, 8 और 12 कितने होते हैं? 12 और 8 20 वोल्ट, और 20 ये रहे 40 वोल्ट हो गए। क्लियर है? तो देखिए अभी अपन ने V1 निकाल लिया था, V2 निकाल लिया था, V3 निकाल लिया था। अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो जितना वोल्टेज हमने दिया है उसके बराबर आना चाहिए। तो अर्थात V1 का मतलब है आपके यहाँ पे 8, 12 और 20। 8 प्लस 12 प्लस 20 अगर अपन टोटल करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 40 वोल्ट। अर्थात हमने जो सवाल किया वो क्या है? सही है। समझ पा रहे हैं आप लोग? इस प्रकार से हम श्रेणी क्रम संयोजन को सीख सकते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन को। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों से कि आपको ये जो श्रेणी क्रम संयोजन है इसकी सारी इंफॉर्मेशन बेसिक से समझ आई होंगी। अब हम आगे पढ़ते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो पॉज करके नोट कर लेंगे, एक प्रश्न हो गया है और एक इसी के आधार पर इसका डेरिवेशन हो गया है श्रेणी क्रम संयोजन का। तो अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम, बहुत अच्छे से आसान है, इसके बारे में भी थोड़ा सीखते हैं। तो देखिए सभी विद्यार्थी, देखो अगर आपने श्रेणी क्रम अच्छे से समझ लिया है तो समांतर क्रम समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखिए, समांतर क्रम संयोजन के लिए भी हमें क्या करना है कि कई प्रतिरोध लेने हैं। तो ये मैंने मान लिया प्रतिरोध R1 है, ये मैंने दूसरा प्रतिरोध ले लिया जिसका नाम है R2, और एक मैंने प्रतिरोध ले लिया आपके यहाँ पे तीसरा जिसको हमने क्या बोल दिया है यहाँ पे R3। क्या है भाई? R3। बेसिकली R1, R2, R3 हम 3 प्रतिरोध ले रहे हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसा हमने पिछली बार बताया था कि ये R1 प्रतिरोध का पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है, ये R2 प्रतिरोध का पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है, ये R3 प्रतिरोध का पहला और ये R3 प्रतिरोध का दूसरा सिरा है। तो भाई प्रतिरोधों का जो ये संयोजन हम पढ़ रहे हैं, ये जो पढ़ रहे हैं इस संयोजन को बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसी का दूसरा नाम होता है पार्श्व क्रम संयोजन। पार्श्व क्रम संयोजन बेसिकली आप लोग ये चीज जानते होंगे। तो ये R1 है, R2 है, R3 है। इस प्रकार के संयोजन में क्या होता है उसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, मैंने क्या कहा कि इस प्रकार के संयोजन में क्या होता है, मैं आपको यहीं पे बता देता हूं कि
इस प्रकार के संयोजन में R1 R2 R3 के प्रथम सिरों को R1 R2 R3 के प्रथम सिरों को एक बिंदु से जोड़ दिया जाता है तथा R1 R2 R3 के दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है। तो क्या कर रहे हैं, इस नाम को तो आप लोग जानते होंगे, समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। तो ये चीज यहाँ तक हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं, बाकी आपको मैं इसके माध्यम समझा रहा हूँ। तो R1 R2 R3 के प्रथम सिरे को एक बिंदु से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो ये लो, मैंने इस बिंदु से जोड़ दिया है। इसी प्रकार R1 R2 R3 के दूसरे सिरों को भी एक बिंदु से जोड़ दिया जाता है। ये बिंदु रहा B, इस बिंदु को मैंने A नाम दे दिया, इस बिंदु को मैंने क्या नाम दे दिया, B। A बिंदु से जोड़ दिया और इसको क्या जोड़ दिया, B बिंदु से, दूसरे बिंदु से, और इनके बीच में वही क्या लगा दिया आपने, विभवांतर की वोल्ट लगा दिया है और कुंजी लगा दिया है और इस परिपथ को क्या कर दिया है, पूर्ण कर दिया है। क्या कर दिया है, पूर्ण कर दिया है। ये जो परिपथ बना है या इस प्रकार का जो संयोजन होता है उसी को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो क्या कह सकता हूं कि सभी प्रतिरोधों या इस प्रकार के संयोजन में, डेफिनेशन लिखिए, इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के प्रथम सिरे को एक बिंदु से तथा प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाए तो जो संयोजन प्राप्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। बात क्लियर है भैया? आप मुझे बताइए, क्या इसको समझने में या लिखने में कोई दिक्कत आएगी? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तो क्या कहा है, यहाँ पे वोल्टेज जा रहा है, मतलब यहाँ से विद्युत धारा का क्या हो रहा है, प्रवाह। तो यहाँ से विद्युत धारा आई गया, आई जाने पर ये आई जो है वो 3 भागों में बट गई, अर्थात ये I1 हो गया, ये I2 धारा गई है, इसमें I3 धारा गई है। समझ पा रहे हैं आप लोग? यहां से विद्युत धारा आई गई, ये आई तीनों प्रतिरोधों में अलग अलग बट गई। उसके बाद ये इकट्ठी होकर के वापस से I1 I2 I3 वापस से किस में कन्वर्ट हो गई, I में कन्वर्ट हो गई। ये विद्युत धारा। कहने का मतलब ये है कि यहां पर विद्युत धारा प्रत्येक प्रतिरोध के लिए क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। मतलब यहां पर विद्युत धारा परिवर्तित होती है। यहां पर या इस प्रक्रम में या इस संयोजन में धारा प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग अलग होती है। प्रत्येक प्रतिरोध के लिए क्या होती है, अलग। और आप अगर ध्यान से समझ पाए हो तो यहां पर जो वोल्टेज है वो वोल्टेज बिंदु A और बिंदु B के बीच होगा, अर्थात वोल्टेज को अपन समांतर क्रम में जोड़ते हैं और वोल्टेज समान होगा। जितना यहां पर है वही प्रत्येक प्रतिरोध के लिए वोल्टेज होगा। कितना वोल्ट दिया गया है वो वोल्टेज R1 के लिए भी होगा, R2 के लिए भी होगा और R3 के लिए भी होगा, क्योंकि प्रतिरोध में जो वोल्टेज होता है वो परिपथ में समांतर क्रम में जुड़ता है। जो वोल्टेज है वो समांतर क्रम में जुड़ता है, इसलिए इसमें प्रत्येक प्रतिरोध का जो वोल्टेज होगा वो समान होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस संयोजन में वोल्टेज अर्थात विभवांतर, वोल्टेज अर्थात कौन, विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोध के लिए समान होता है।
समान होता है, अर्थात हम कह सकते हैं अपरिवर्तित होता है। ये बात आप लोग समझेंगे क्या कहना चाह रहा है कि वोल्टेज जितना जाएगा वो बिंदु ए और बिंदु बीच के बीच उत्पन्न होगा। तो बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में R1 भी आ रहा है, R2 भी आ रहा है, R3 भी आ रहा है। मतलब R1 के लिए भी इतना ही होगा, R2 के लिए भी इतना ही होगा, R3 के लिए भी इतना ही होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस संयोजन में वोल्टेज अर्थात विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोध के लिए क्या रहता है, समान रहता है। क्लियर है। और यहां पर जो विद्युत धारा है वो प्रत्येक प्रतिरोध के लिए क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। ये बात आप लोग यहां पे समझेंगे। और अगर यहां पे हम सीखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज हमेशा समांतर क्रम में जुड़ता है। तो एक स्टार डाल करके पॉइंट और लिख देंगे कि वोल्टेज अर्थात विभवांतर हमेशा समांतर क्रम में जुड़ता है, समांतर क्रम में जुड़ता है। बस इतनी सी बात है। अब इसके लिए हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं वो भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। देखो क्या ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। क्या क्या निकालेंगे यहाँ पे, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, तुल्य प्रतिरोध। उसके बाद यहां पर I1 निकालनी पड़ेगी, क्योंकि I1 का मान क्या होगा ये डिपेंड करेगा प्रतिरोध के ऊपर। तो I1 निकालेंगे, I2 निकालेंगे और I3 निकालेंगे। अर्थात यहां पर धारा का मान ज्ञात करेंगे। प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा, प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा का मान ज्ञात करेंगे। धारा का मान क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। वोल्टेज आपको यहां पे दिया ही गया है, आपको यहां पे वोल्टेज निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। विभवांतर, विभवांतर भी निकाल सकते हो, निकाल लेंगे। अगर आपको जरूरत पड़ेगी विभवांतर भी निकाल सकते हैं। विभवांतर वही होगा जो यहां पे दिया जाएगा। क्लियर है। चलिए तो हम इसके सूत्रों के बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। पोस्ट करके नोट कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। तो समांतर क्रम संयोजन के लिए हम क्या क्या ज्ञात करेंगे यहाँ पे, यहीं पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। चलिए मैं नीचे से देख करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए सबसे पहले अपन क्या ज्ञात करते हैं यहाँ पे, तुल्य प्रतिरोध। क्या ज्ञात करते हैं भैया, तुल्य प्रतिरोध। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध है उसे कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने का यहाँ पे फार्मूला होता है 1/R। श्रेणी क्रम में था R बराबर, यहां पर है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर ज्यादा हुए तो साथ में 1/R4 भी आ जाएगा, 1/R5 भी आ जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे प्रतिरोध कितने हैं, 3, तो हम 3 तक ही बात करेंगे, बाकी को हम क्या कर देंगे, मिटा देंगे। बात क्लियर है। तो यहां से तुल्य प्रतिरोध हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर हम धारा को ज्ञात करेंगे। बेसिकली किसको ज्ञात करेंगे, धारा। तो धारा कितनी है, धारा मतलब विद्युत धारा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो वही ओम का नियम लगाएंगे। ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम से। ओम के नियम से होता है V बराबर I गुणे R। तो I बराबर यहां पे निकल जाएगा I बराबर V/R। लेकिन I जो है धारा है वो प्रत्येक प्रतिरोध के लिए क्या है, अलग अलग है। तो हम आगे ये भी लिख देंगे, प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा, प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा, प्रतिरोध के लिए धारा। कहने का मतलब यह है कि हम यहाँ पे R1 प्रतिरोध के लिए I1 धारा को निकालेंगे, R2 प्रतिरोध के लिए I2 को निकालेंगे, R3 के लिए I3 को निकालेंगे। तो जैसे हम I1 को निकाल रहे हैं तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, तो I1 बराबर हो जाएगा, देखो वोल्टेज तो क्या है, निश्चित है, इसके लिए भी V है, R2 के लिए भी V है, R3 के लिए भी क्या है, V, क्योंकि विभवांतर इसमें क्या होता है, निश्चित होता है। तो I1 बराबर हो जाएगा आपके यहाँ पे V/R1। कौन हो जाएगा, V/R1। उसके बाद I2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग बताएंगे मुझे, तो आप लोग बता दोगे कि भाई I2 बराबर हो जाएगा V/R2। ठीक है। और I3 क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे, तो आप कह दोगे V/R3। क्या हो जाएगा, V/R3। अगर आप
इन सबको जोड़ देंगे तो I बराबर आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर हम तीनों को विद्युत धाराओं को जोड़ दें I1 I2 I3 तो वो किसके बराबर आ जानी चाहिए, I के। तो यहीं से हम ये भी सब पता लगा सकते हैं इनको जोड़ करके कि हमारा सवाल सही है या गलत है। इन चीज़ों की यहाँ पे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, यहाँ पे V का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। V बराबर क्या निकल जाएगा, I गुणा R। अगर यहाँ पे विभवांतर निकालना चाहें अपन, विभवांतर, तो विभवांतर बराबर हो जाएगा V बराबर I गुणे R। R यहाँ से निकल जाएगा, तुल्य प्रतिरोध और विभवांतर, सॉरी I निकल गया, सॉरी R निकल गया, यहाँ से कौन निकलेगा, R। और I का जो वैल्यू है वो यहाँ हमने निकाल ही लिया है, यहाँ से इनको जोड़ करके I का वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास I आ जाएगा। तो विभवांतर V बराबर आप क्या निकाल सकते हो, I गुणे R। यहाँ पर एक चीज और है जो सीखने की है, वो आप सीखिए, समझिए, देखिए देखो अभी आपने यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध निकाला, तुल्य प्रतिरोध होता है 1/R। क्या होता है, 1/R। 1/R का मतलब क्या है, मुझे लगता है कि प्रतिरोध का उल्टा है। प्रतिरोध R होता है, R का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/R। अरे R का मतलब होता है R/1, तो R का उल्टा प्रतिरोध मतलब विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध, और उत्पन्न अवरोध नहीं होगा इसका मतलब विद्युत धारा खुशी खुशी क्या होगी, चलेगी। कहने का मतलब है कि विद्युत धारा का जो चालन है वो सुगमता से होगा, और इसी को बोलते हैं विद्युत चालकता। क्या बोलते हैं, विद्युत चालकता। तो कहने का मतलब ये है कि 1/R बराबर होता है विद्युत चालकता, मतलब प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत चालकता। विद्युत चालकता, कंडक्टिविटी C बराबर होता है 1/R। C बराबर क्या होता है, 1/R। और विद्युत चालकता बराबर क्या होता है, प्रतिरोध के व्युत्पन्न को या प्रतिरोध के उल्टे को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं भैया, चालकता कहते हैं। बात क्लियर है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, चालकता। और चालकता C बराबर 1/R होता है। तो इसी आधार पर यहाँ पे समीकरण स्टार से, समीकरण स्टार से आपके पास क्या आ जाएगा, 1/R, मतलब C बराबर 1/R1 मतलब 1C1, 1/R2 मतलब C2, 1/R3 मतलब C3। तो C बराबर चालकता बराबर आ जाएगा C1 बराबर C1, सॉरी C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। 1/R को C लिख सकते हैं, तो 1/R1 को C1 लिख सकते हैं, 1/R2 को C2 लिख सकते हैं, 1/R3 को C3 लिख सकते हैं। इस आधार पर चालकता C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाएगा। ये जो चीजें हैं, ये इंफॉर्मेशन जो हैं वो हैं समांतर क्रम संयोजन के लिए। क्लियर है। अब यहीं पर हम एक सवाल कर लेते हैं आसान तरीके से, तो वो आप लोग देख लीजिए। जैसे मैं R1 को मान लेता हूं पिछले ही सवाल की तरह कि मैंने इसको मान लिया है आपके यहाँ पे 4 ओम। कितना ओम मान लिया है, 4 ओम। R2 को मैंने मान लिया आपके यहाँ पे 6 ओम, और R3 को मैंने आपके यहाँ पे मान लिया है 10 ओम। और जो वोल्टेज मैंने डाला है वो मैंने उतना ही डाला है जो पिछले सवाल में डाला था, 40 वोल्ट। कितना वोल्ट, 40 वोल्ट। ठीक। अब मैं इसके लिए निकालना चाहूंगा तुल्य प्रतिरोध, धारा, चालकता के बारे में अपन बात नहीं करेंगे, प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा का मान भी निकाल लेंगे और इनको जोड़ देंगे। देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन मैं यहां से ज्ञात कर सकता हूं। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये बात समझ में आएंगी। देखिए भाई, चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि मैं यहां पे तुल्य प्रतिरोध निकालना चाह रहा हूं, तो इसको मैं यहां पे निकाल रहा हूं। देखिए तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1। R1 का वैल्यू कितना है, देखिए 4 ओम है। कितना है, 4 ओम, प्लस 1/R2। R2 का मान कितना है, 6 ओम है। कितना है, 6 ओम, प्लस R3 का जो वैल्यू है उतना है 10 ओम, 1/10। कहने का मतलब है 1/R बराबर आपके यहाँ पे आ जाएगा, लघुत्तम ले लेते हैं, कितना आएगा
लघुत्तम ले लेते हैं 4, 6 और 10 का। चलिए मैं सिखा देता हूं 4, 6 और 10 का लघुत्तम कैसे लेंगे। 2 का भाग देंगे सबसे पहले, इसमें जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और आपके यहाँ पे इसमें भी जा रहा है। फिर 2 का देंगे, एक बार जाएगा 3, 5, फिर 3 का जाएगा 1, 1, 5, फिर 5 का देंगे 1, 1, 1 और इनको गुणा कर देंगे। 5 तिया 15, 15 दूना 30 और 30 दूनी 60। क्लियर है? 60 आ जाएगा, अर्थात इनका जो एलसीएम है वो कितना आ गया 60। 4 का भाग दो 60 में, तो 15 चौके 60, 15 को 1 से गुणा करो, 15 प्लस 6 को देंगे 10 बार जाएगा तो 10 एकम 10, 10 का 6 बार जाएगा 6, तो टोटल आ जाएगा 10 और 15 25 और 6 31 बटे 60। क्लियर है? 31 बटे 60। तो 1 बटे आर बराबर आ गया आपके यहाँ पे 31 बटे 60। तो यहीं से मैं अगर आर की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये आ जाएगा 60 बटे 31। 30 दूनी 60 होता है, मतलब आर का वैल्यू आएगा 1.99 ओम के आसपास आएगा। 1.99 ओम के आसपास आएगा। और अगर आप लोग से मैं पूछना चाहूं तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध आ रहा था तो वो आ रहा था 20 ओम। तो 20 ओम ज्यादा होता है या फिर 2 ओम ज्यादा होता है? 20 ओम। इसका मतलब है कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो ज्यादा होता है, अर्थात प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा के मार्ग में रुकावट ज्यादा होगी। कहने का मतलब है कि हमें जो संयोजन करना चाहिए वो कम प्रतिरोध का करना चाहिए, और कम प्रतिरोध का संयोजन कौन सा है? समांतर क्रम संयोजन। इसीलिए जो हमारे घरों में जो संयोजन होता है प्रतिरोधों का, जैसे प्रतिरोध के रूप में कूलर है, पंखा है, फ्रिज है और भी बल्ब है, जो भी उपकरण है जिसका हम प्रयोग करते हैं वो सारे कौन से क्रम में जुड़े हुए होते हैं? समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए होते हैं। इसलिए उनका प्रतिरोध हमें कम से कम प्राप्त होता है और धारा आसानी से क्या होती है? सुगमता से प्रवाहित होती है। ये 1/r बराबर क्या होता है? 31 बटे 60। तो r बराबर हो जाएगा, इनको अगर हम वज्रगुणा कर दें तो ये सॉल्यूशन आएगा, तो 60 31 r उल्टा कर दो, चलो r को ऊपर लिया तो 60 को ऊपर, तो इस प्रकार से बना और ये 1.99 ओम के लगभग बराबर आएगा। एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें निकालनी है धारा I का मान। तो I बराबर क्या होता है? V बटे R1। I1 बराबर हो जाता है V बटे R1। और चाहो तो यहां से ये धारा पहले I निकाल लो, लोग I निकाल लो, आप लोग निकाल सकते हैं क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया है कि I बराबर क्या होता है? V बटे R। तो V का वैल्यू कितना है? 40 बटे R का मान कितना है? 1.99 मतलब लगभग 2। तो B लगभग कितना है? 2। तो 2 दूनी 4, 20 के आसपास आएगा, लेकिन हमने भाग कितने का दिया है? 1.9 का। कितने? 1.99। कहने का मतलब है कि 20 में अपने को 2 का भाग देना है, तो 20 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 10। तो लगभग 10 के बराबर आएगा। लगभग किसके बराबर आ रहा है? 10 के। ठीक है, लगभग 10 के बराबर आ रहा है। आप लोग यहाँ पे वैल्यू रख दो। V का वैल्यू कितना है? V का वैल्यू आपके पास है 40 बटे R1 का मान कितना है? R1 का मान है 4। तो कितना आ गया? 4 एकम 4 10 आ गया, बराबर V2। V का मान कितना है? वही 40 बटे R2 का मान कितना है? 6। तो ये आ गया 6। 40 में भाग दो 6 का, 6 एकम 6, छकना का 36, फिर कितना बचा? 4। पॉइंट लगाओ, छकना का 36, 6.6 और V का मान कितना है? 40 बटे R3 का मान कितना है? 10। 10 चौके 40, 4 आ गया। कितना आ गया? 4। तो 10 और 6 16 और 4 20, 20.6 कितना आया है? 20.6। गड़बड़ किया है कुछ ना कुछ। जो विद्युत धारा है I का मान 2 दूनी 4 20 आ रहा है ना, लगभग 20 के आसपास आ रहा है। लगभग कितना आ रहा है? 40 बटे 1.99 मतलब 40 बटे लगभग 2 का भाग 2, तो 2 दूनी 4 20 आएगा कि नहीं आएगा?
लगभग 20 आएगा। तो ये 10 और 6 16 और 4 20, 20.6 मतलब 20 के लगभग आ रहा है। हम इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। विभवांतर V बराबर I गुणा R, तो I का वैल्यू कितना आया है यहाँ पे, लगभग 20 आया है, गुणा R का मान लगभग कितना आया है, 2 आया है। तो इसका मतलब है 20 दूनी 40 वोल्ट। तो हमारा ये भी आपके यहाँ पे जो हमने किया है वो क्या है, सही है। तो इस प्रकार से हम समांतर क्रम संयोजन को पढ़ते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है, अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा है तो आपको ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आई होंगी। इसलिए इसी प्रकार के लेक्चरों को देखने के लिए विनोद केमिस्ट्री नामक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। तो चैनल को लाइक करो, कमेंट भी करना, क्योंकि इससे ये महसूस होता है कि भाई आप लोगों ने इसमें क्या चीज़ सीखी है, क्या चीज़ आपको यहाँ पे अच्छी लगी है, क्या चीज़ में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, वो भी आप यहीं से कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप इन लेक्चरों को सबसे पहले आप ही देखें। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगला एक लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम विद्युत धारा के तापीय प्रभाव और विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, और ये लेक्चर या ये चैप्टर हमारे यहीं पे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।